तो गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू। आप सभी अपने बी डिसिप्लिन ट्रेडर इस यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन हुए। ये वीडियो देखने की इच्छा आप में है। हम पहली बार ये वीडियो अभी हिंदी में बना रहे। मराठी में अपना एक वीडियो पहले बन चुके हैं इसी क्लास के इसी कंसेप्ट के आधार पर। तो आज से ये वही कंसेप्ट्स और उसमें थोड़े एडवांस चीज़ें सीखकर हम बेसिक इन्वेस्टिंग और या बेसिक ट्रेडिंग के लिए सीखना चालू करेंगे। तो पहले तो अपने को शेयर मार्केट सीखना है या स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सीखना है। तो अपने पास कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। जैसे हर जो प्रोफेशनल होते हैं उनके पास कुछ अपने औजार होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने भी कुछ औजार अपने पास होने चाहिए। जैसे कि एक अच्छा मोबाइल आपके पास होना चाहिए। अच्छा मोबाइल यानी क्या कि जिसमें आप चार्ट देख सके या अच्छी तरह से उसमें आप कोई बाई या सेल का सौदा डाल सके। उसके बाद कोई लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर होगा तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर में आप बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हो। और इन दोनों के साथ साथ अपने पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अभी अच्छा का मतलब क्या है कि उसमें अपने को सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और फास्ट होना चाहिए, ताकि जो हम शेयर मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी डाटा देखते हैं वो सब अपना इंटरनेट के थ्रू चलते हैं और वो चलाने के लिए अपना इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। उसके साथ ही आप आपका जिस कंपनी का या जिस भी ब्रोकर का आपके पास टर्मिनल यूज़ करते हो, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर जेरोडा है या स्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग, एंजल वन है, वो तो वहाँ पर भी आपको चार्ट दिखाई देगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का आप चार्ट देखना चालू कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर अपने को जो चार्ट्स है या उसमें हम जो इंडिकेटर्स आगे सीखने वाले हैं लगाने के लिए, तो उसमें वो बहुत आसानी से होता है और उसमें हम कुछ अपनी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स है तो उसकी हम बैक टेस्टिंग पीछे जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, तो वो अपने को आसान होता है। और एक बात है कि जब तक आप ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होती अपनी, तब तक बताई हुई चीज़ों के आधार पर कोई भी ट्रेडिंग का प्लान ना कीजिए जब तक ये अपना कंप्लीट कोर्स नहीं होता तब तक। ओके, कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का अपना मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल, फंडामेंटल, साइकोलॉजिकल बहुत सारे बातें हैं और वो सभी बातें सीखना हम सबके बस में नहीं है। तो हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और सिंपल चीज़ों पर फोकस करेंगे कि जिसके आधार पे हमें कम से कम सीखने की ज़रूरत पड़े, कम से कम हम ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। और वो जब हम सिंपल चीज़ों को सीखना चालू करेंगे तो बहुत आसानी से क्या होगा कि हम उसके बारे में जल्दी से सीखेंगे। अभी एक अपना क्वेश्चन है कि आप जानते हो या आपके परिचय में जितने भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में काम करने के बाद लॉस करने के बाद फिर वो बोलते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। तो लोकेश जी, आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या अपने भाषा में बोले तो वो क्या बोलते हैं, जुआ है? आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? नहीं नहीं, जुआ नहीं है। अगर इसको प्रोफेशनल ढंग से या सोच समझ के किया जाए ना, अच्छा, तो अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है।
ओके। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, मैं भी इसी बात पे सहमत हूँ। जुआ हम किसे कहते हैं कि जिसके बारे में अपने को जानकारी ना हो और हम बिना जानकारी के किसी भी सौदे पर, वो अगर स्टॉक मार्केट हो तो स्टॉक मार्केट, कोई बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है और उसके ऊपर हम बेट लगाए, तो वो जुआ होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना आता नहीं है, उसकी आपको पहचान नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी आप वो बिजनेस किसी दूसरे के दम पर या दूसरे के सपोर्ट से करना चालू करते हैं और बाद में वो सपोर्ट आपने वो दूसरे लोग ने निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, आपका वो जुआ हो जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ बेसिक चीज़ें होती है, अगर वो चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे, सीखोगे, तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट आपके लिए जुआ नहीं होगा। और एक स्टॉक मार्केट क्या होता है कि स्टॉक मार्केट अपनी इकोनॉमी को दर्शाता है। इकोनॉमी मतलब भारत, अभी मान लीजिए हम भारत में हैं, तो भारत में जो बिजनेस चल रहे हैं, तो उन सारे बिजनेस का प्रतिनिधित्व स्टॉक मार्केट करता है। मतलब कि मान लीजिए फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि मारुति है। टू व्हीलर में बजाज है, हीरो मोटोकॉप है। तो ये सब सेक्टर्स है और ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। तो हर सेक्टर में अलग अलग कंपनियां हैं और उन सब कंपनियों का जो लेखा जोखा है वो अपने इकोनॉमी को बढ़ाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है या जुआ नहीं है, सिर्फ ये है कि उसमें अपने को जानकारी होनी चाहिए कि अपने हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और उसके आधार पर अगर हमारा जो प्लान है या हमने जो एनालिसिस की है वो अगर गलत हो गई, तो हम कितने रुपए का या कितने परसेंटेज का अपने कैपिटल पे लॉस लेकर एग्जिट करेंगे, ये अगर जानकारी आपके पास हो तो स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। और एक कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जीरो सम सिचुएशन है। जीरो सम सिचुएशन मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट या यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, तो एक बंदा लॉस करता है तो एक बंदे का प्रॉफिट होता है। इसको कहते हैं जीरो सम सिचुएशन या जीरो सम गेम। लेकिन वो हर समय में या हर सिचुएशन में वो लागू नहीं होता। अगर मान लीजिए रिलायंस जैसा एक स्टॉक जो ऑयल और टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में काम कर रहा है, वो स्टॉक की शुरुआत जब चालू हुई तब वो 20-30 रुपए का स्टॉक था, लेकिन अभी वो 2000 के पार चला गया है। जिस बंदे ने वो 100 रुपये पे लिया है, 200 रुपये पे लिया है, 500 पे लिया है, 1000 पे लिया है, तो वो बंदा वो स्टॉक लेने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिका रहे और उस समय के अनुसार अगर वो स्टॉक ऊपर जाना चालू करे, तो क्या हो जाएगा कि वो कभी भी लॉस में नहीं बैठेगा। अभी इस कंडीशन में मानो एक बंदा है ए वाला जो 500 रुपये पे उस स्टॉक को खरीद के बैठा हुआ है और स्टॉक बढ़ते बढ़ते 1000 हो गया, और बी वाले एक बंदे ने भी वो स्टॉक खरीद लिया 1000 रुपये के भाव पर। कुछ दिनों के बाद फिर स्टॉक में प्राइस बढ़ती चली गई और वो 1500 हो गई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो इन्वेस्टर 500 पे लेके बैठा हुआ है वो जो इन्वेस्टर 1000 पे लेके बैठा हुआ है उन दोनों को लॉस हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सप्लाई और डिमांड के ऊपर ये
सब स्टॉक मार्केट का काम चलता है। तो स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम नहीं है। ये जीरो सम गेम उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट का उपयोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी करते हो तो आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ आपके पास मेथड्स होने चाहिए, जिसके आधार पर अगर आप लॉस में भी हो तो वो लॉस आप एक्सेप्ट करके उसमें एग्जिट हो जाए। वो हम आगे आगे सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जब तक आपने ये ट्रेनिंग खत्म नहीं होती तब तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा। और एक चीज़ है कि सोशल मीडिया जो हम बोलते हैं ना, ये आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप पे अपने टिप्स मिलते हैं, या बिजनेस चैनल्स पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है, वो सब देखना, उसके बारे में सोचना अपना बंद करना है। और है कि अपने मित्र भी बहुत सारे होते हैं कि जो अपने को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक सेल करो, ऐसे टिप्स मिलती है अपने को हर रोज, हर दिन, हर समय। तो इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे लोगों से अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो फिर स्पेसिफिक अपने को क्लास करने की ज़रूरत क्या है या ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत क्या है। कोई भी एक चैनल ज्वाइन कीजिए, चैनल ज्वाइन हो करते ही वो अपने को सुबह दोपहर को टिप्स देना चालू करते हैं, कॉल्स देना चालू करते हैं। उसके आधार पे अपना ट्रेडिंग चालू कीजिए और पैसा कमाइए। अगर ये इतना सरल होता तो फिर क्या होता, हर कोई पैसा बना रहा होता। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, इसके लिए अपने को क्लास करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारी बुक्स, हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बुक होते हैं, तो हम उस बुक को घर में बैठकर पढ़कर भी सीख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो स्कूल जाते हैं या अपने बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं ताकि जो बुक पढ़ के हम या बच्चे नॉलेज ले सकते हैं तो वो सही से या उतनी फुल इफिशिएंसी से ले नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं। कुछ उसके आगे भी होता है कि स्कूल जाने के बावजूद भी हम एडिशनल प्राइवेट ट्यूशन्स चालू करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स लेते हैं, ताकि जो हमें पढ़ने से समझ में नहीं आता वो कुछ स्कूल में जाने के बाद बहुत सारा उसमें जो पॉइंट बताए गए वो समझ में है, और इसमें भी जो समझ में आया हुआ है या नहीं आया है उसको रिवाइज करने के लिए हम ट्यूशन लगाते हैं। और ये सब होने के बावजूद हम घर में भी पढ़ाई करते हैं। अगर ये सब होता है तो क्या है, अपने को सीखना क्यों है ये बात जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये जानकारी सब बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन किसी कंडीशन पे आप अटक गए, वहाँ से आपको पीछे आने का रास्ता मालूम नहीं है या आगे कैसे जाए, ये आपको अगर जानकारी चाहिए तो उस कंडीशन में ना बिजनेस न्यूज़ वाले लोगों की बातें आपको वो वहाँ से आपको कोई उत्तर मिलेगा, ना ही जो अपने चैनल्स पे हम जो कॉल्स लेते हैं वो वहाँ से वो अपने को उत्तर मिलेगा। इसीलिए जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, उस हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए अपने को एक स्ट्रक्चर में सीखना है और एक दूसरे से बातचीत करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब एक बात बताइए लोकेश जी, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ऐसी कोई बात है क्या? या कोई है जिसको स्टॉक मार्केट क्या है, कैसा होता है, काम कैसे करता है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है?
जानकारी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है डिटेल में। नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी है। चलो ठीक है। क्या होता है कि हम जो दररोज ये क्या बोलते हैं डेली रूटीन में है करते ना, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सभी का प्रभाव स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता है। जैसे कि सुबह सुबह हम उठने के बाद दांतों की सफाई करते हैं, तो जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, वहाँ से कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कौन से कंपनी से हम मोबाइल किस्त पर लेते हैं या फाइनेंस करके मोबाइल लैपटॉप जैसी चीज़ें यूज करते हैं, किस बैंक में आपने सेविंग अकाउंट निकाला है, या आपके पास कौन सी कंपनी की गाड़ी है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का परिणाम क्या होता है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, उनका हम क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे कि आप बहुत सारे, जैसे मैंने स्टॉक मार्केट के सेक्टर बोला, वैसे ही आप अपने सेक्टर में काम कर रहे हो, तो उसी सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, ये अपने को जानना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है, तो कौन सी कंपनी का सीमेंट अच्छा होता है, या कौन सी कंपनी के सरिया अच्छे होते हैं, कौन सी कंपनी का पेंट अच्छा है और क्यों अच्छा है, कॉस्ट कम है या क्वालिटी अच्छी है, कौन सी कंपनी के सेल्स अच्छे होते हैं, ये आपको जानकारी रहती है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो कौन सी कंपनी की दवाइयाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सी कंपनी की दवाइयाँ ज़्यादा सेल की जाती है, ये जानकारी आपको मिलती है। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, तो कौन सा बैंक, अपने पास प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर वाले बैंक है, तो कौन सी बैंक सबसे अच्छी है, वो अच्छी क्यों है, इसके भी हर एक के अलग अलग मायने होते हैं। तो हम जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, तो हम डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उसी ब्रांड की या उसी कंपनी की क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपना उसके ऊपर विश्वास होता है या वो हमें अच्छी सर्विस देते हैं। और जब ऐसी वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लोगों का विश्वास हो जाएगा, तो क्या होता कि उसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा, और जब उसका इस्तेमाल होना बढ़ जाएगा तो उसकी सेल्स भी बढ़ती है, उसकी बिक्री बढ़ती है। और जब उस कंपनी की ऐसी सेल्स बढ़ता है, तो उस कंपनी को मुनाफा भी ज़्यादा होता है। उसका परिणाम ये होता है कि उस कंपनी का जो शेयर है, जो स्टॉक है, उसकी प्राइस भी बढ़ना चालू हो जाती है। तो ये अपना एक बेसिक कंसेप्ट है कि शेयर की प्राइस, मान लीजिए बहुत सारे, अभी दिवाली का सीज़न चालू हो रहा है, तो बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए प्लान करते हैं। जैसे कुछ लोगों को गाड़ी खरीदनी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, तो इस दिवाली सीज़न में क्या होता है कि सेल्स ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाती है। अगर मान लीजिए एक 100 लोग हैं जो 2 व्हीलर खरीदने की प्लान कर रहे हैं, और उनके पास ऑप्शन है बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, या और कोई है महिंद्रा एंड महिंद्रा है, रॉयल इनफील्ड है, ऐसी 2-4 कंपनियों की गाड़ियाँ की उनके पास ऑप्शन है। लेकिन इन कंपनियों में ये जो लोग हैं, उनको अगर लगा कि अपन को हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उनके ऊपर उनका भरोसा है, तो जब
सभी लोगों को ऐसा ऐसा ही लगेगा, तो हीरो मोटो कप की गाड़ी की बिक्री बढ़ेगी, और जब वो गाड़ी की बिक्री बढ़ेगी तो उनका मुनाफा भी बढ़ेगा, और क्या होगा, एंड ऑफ द डे उस शेयर की प्राइस भी बढ़नी चालू हो जाएगी। और यही होता है सप्लाई और डिमांड के कारण। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपको? हाँ जी। समझने में या बताने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ऐसा तो नहीं ना? ना ना, चलो, सब बढ़िया। ओके, चलो ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, हम जो बात करें स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि शेयर्स जो होते हैं कंपनी के शेयर्स, तो उस शेयर्स की खरीदी और बिक्री जिसे हम बोलते हैं ना, वहाँ पे वो ट्रेडिंग होता है, बाय और सेल किया जाते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए एक सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी में उन सब्जियों की खरीदी करती है जो व्यापारी होते हैं और बिक्री करते हैं जो फार्मर्स होते हैं। वैसे ही भारत में या किसी भी देश में शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है। लेकिन अभी अपने को पहले ये जानना है कि ये जो शेयर्स हम जो बोलते हैं वो शेयर्स तैयार कैसे होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास की एबीसी नामक एक कंपनी है, और उस कंपनी का फ्यूचर में एक्सपांशन का प्लान है कि भविष्य में उनको और एक या दो कंपनियां नहीं बनानी है। एबीसी कंपनी को ऐसे लगा कि अगले एक दो साल में अपने को और एक दो कंपनियां एक्सपांशन करनी है, अलग अलग जगह पर या उसी जगह पर बनानी है। तो क्या चाहिए उनको, कंपनी एक कंपनी को नए एक्सपांशन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी क्या होती है कि उनको पैसे चाहिए। तो ये पैसों की ज़रूरत करने के लिए उनके पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। तो उनको एक पहला ऑप्शन रहता है कि जो उनके खुद के पैसे है, सेविंग हो या कोई और उन्होंने बचा के रखे हो, या कोई प्रॉपर्टी उनके पास पहले से हो जिनको बेच कर वो उस बिजनेस के एक्सपांशन प्लान में वो डाल सके। तो ये एक प्लान उनके पास अवेलेबल हो सकता है। दूसरा एक प्लान हो सकता है कि वो अपने रिश्तेदार या दोस्तों से वो पैसा ले ले, ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको पैसे मिले। उनके पास तीसरा एक ऑप्शन है कि वो जो उनको पैसे चाहिए तो वो किसी बैंक के द्वारा लोन लेकर उसकी आपूर्ति करे। ये एक तीसरा है प्लान उनके पास अवेलेबल है। और उसके बावजूद एक चौथा प्लान अवेलेबल उनके पास है कि वो पब्लिक के द्वारा पैसे इकट्ठा करे। पब्लिक के द्वारा मतलब वो आम लोग जो है अपने देश में, उन लोगों से पैसे मांगे कि हम एबीसी नामक कंपनी है, हम हमारा बिजनेस एक्सपांशन करना चाहते हैं, आप आइए हमें पैसे दीजिए, और आपके जो पैसे हैं वो पैसे हम एक्सपांशन के लिए यूज़ करेंगे। ये चार उनके पास पर्याय है। अगर मान लीजिए खुद के पास के पैसे ही डाल दिए तो उनको किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने अपने रिश्तेदार या दोस्तों से पैसे लिए हैं तो क्या करेंगे कि उन कंपनी में जो एक्सपांशन की है उसमें उनको पार्टनरशिप दे देंगे, जो भी उनकी पार्टनरशिप की वैल्यू होगी उसके आधार पर। ठीक है, आगे क्या हो सकता है। अगर उन्होंने बैंक के द्वारा लोन लिया होगा तो क्या करेंगे, जो बैंक के द्वारा लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट और मुद्दल यानी जितना भी वो पैसे लिए हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट उनको बैंक को जो सर्टन उनका टर्म एंड कंडीशन हो गए उसके हिसाब से देते रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने जब पब्लिक द्वारा पैसा जमा किया होगा तो
एबीसी कंपनी को जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन सभी लोगों को शेयर्स देने होंगे। अच्छा, इन लोगों को क्या देने होंगे? शेयर्स देने होंगे। और कभी कभी अगर मान लीजिए कंपनी अच्छी ग्रोथ करी, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होने लगा, तो ये कंपनी कभी कभी अपने शेयर्स धारकों को लाभांश भी देते हैं। लाभांश यानी डिविडेंड। आप सुनते होंगे कि XYZ कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है हर शेयर के प्रति 5 रुपये 10 रुपये जो भी अमाउंट है उसके। तब क्या होता है? ये शेयर्स बनना चालू होते हैं। मतलब एबीसी कंपनी को एक्सपांशन के लिए पैसे चाहिए, बैंक द्वारा लिए तो उनको वो रिटर्न करने होंगे। लेकिन अगर पब्लिक द्वारा जब हम पैसे लेते हैं कोई भी कंपनी, तो ये लिए हुए कंपनी पैसों के लिए कंपनी को वापस पैसे रिटर्न देने नहीं होते। तो क्या देना होता है? तो उनको उस कंपनी में शेयर्स देने होते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया तो लाभांश भी ये। लेकिन ये जो डिविडेंड देना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो सख्ती नहीं है। इसलिए हम शेयर्स के लिए आगे बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी 10 लाख की उसकी नीड है। ओके, तो उस कंडीशन में अगर उसने 5 लाख रुपए पब्लिक से जमा किए, पब्लिक से उन्होंने इकट्ठा किए हैं, तो क्या होगा? और उस 5 लाख रुपए के बाद उन्होंने 1,000 रुपये का एक शेयर्स अलॉट किया, तो ये कंपनी क्या करेगी? 5 लाख के बदले 500 शेयर्स पब्लिक को दे देंगी जिन्होंने उस कंपनी को पैसे दिए हैं। मतलब 50% का वो क्या करेंगे? अपने शेयर्स निकालेंगे पब्लिक के लिए। और बाकी जो 5 लाख है उसके जो 50% शेयर्स बनते हैं वो 50% शेयर कंपनी अपने पास रखेगी। तो क्या हो जाएगा कि एक मान लीजिए आपने 1,000 रुपये भर के एक शेयर्स ले लिया, तो क्या होगा कि उस कंपनी में आपकी जो क्या बोलते हैं मालकी हक या ओनरशिप है, तो वो 0.5% तक हो जाएगी। अभी ये गया है शायद, तो उस कंपनी में उतनी आपकी क्या हो जाएगी? ओनरशिप का अधिकार आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपने इसके आधार पे हम कोई ट्रेडिंग करने वाले नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ अपने को मालूम होनी चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स बनते कैसे हैं, और उस आधार पे हमें बेसिक नॉलेज होगा तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझने में आसानी होती है। अभी मान लीजिए एक कंपनी है जिसको अपने शेयर्स लाने हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए सभी बैंकों के ऊपर RBI का ये होता है, कंट्रोल होता है। सभी इंश्योरेंस सेक्टर में जो काम करने वाले कंपनियां हैं उनके ऊपर IRDA का कंट्रोल होता है। वैसे स्टॉक मार्केट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सेबी नामक संस्था है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो हम अभी देखेंगे कि एक ABC नामक कंपनी है जिनको शेयर्स लाने हैं या जिनको पैसे की ज़रूरत है और उनको वो ज़रूरत पूर्ण करने के लिए वो पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। तो ये कंपनी पहले क्या करेगी कि ये कंपनी पहले एप्लीकेशन करेगी किसको? सेबी को। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उनको क्या करेगी? एप्लीकेशन देगी। इस एप्लीकेशन के आधार पर सेबी क्या करेगा? ऑडिट करेगा, ABC कंपनी की ऑडिट करेगा
कि जो बातें अभी सेबी ने अपने कुछ सर्टन रूल्स बनाए हुए हैं कि किस कंपनी को हम ये अप्रूव दे सकते हैं कि कुछ क्या उनका बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैपिटल मार्केट उनका कैपिटल कितना होना चाहिए, डेब्ट कितना होना चाहिए, ये सब उनका एक स्टैंडर्ड ऑडिट है कि वो सभी चीज़ें उनकी आपूर्ति इस कंपनी को करनी पड़ेगी। तो ये ऑडिट सेबी करवाती है एबीसी कंपनी का। और अगर मान लो उस कंडीशन में अगर एबीसी कंपनी फेल हो जाती है मतलब उनके जो नियम है उस नियमों के ऊपर वो खरी नहीं उतरती, तो क्या हो जाता है कि उनका वो अप्रूवल या एप्लीकेशन जो होगा वो रिजेक्ट किया कर दिया जाएगा। इस कंपनी को शेयर्स लेने की या शेयर्स वो बेच नहीं सकते। ठीक है, फिर उसका दूसरा पहलू क्या होगा कि अगर मान लो वो पास हो गई, तो पास होने के बाद क्या होगा कि उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। इस कंपनी को अनुमति दी जाती है कि आप अपने जो अमाउंट आपको चाहिए उस अमाउंट के बदले आप लोगों से क्या कीजिए, पैसा लाइए। तो ये कंपनी क्या करती है कि आईपीओ निकालती है। अभी आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में ला रही है या अपने पब्लिक को बेच रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी इस ऑफर में क्या होगा कि कंपनी ये सभी लोगों से बोलेगी कि आप हमें पैसा दो, फंड आप हमें फंड दो। वो कितना लेना है वो फिक्स है, मतलब अभी एक लॉट में 15,000 रुपये का जितने शेयर्स आप दे सकते हो उतने देने, उसकी वैल्यू 15,000 के ऊपर नहीं रहेगी। ये सेबी ने एक बनाया हुआ नियम है। वैसे ही बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अभी हम अपने सिंपल भाषा में बोले तो क्या होगा कि कंपनी आईपीओ लाती है लोगों के लिए और ये लोगों से डिमांड करती है कि आप हमें पैसा दो और उस पैसों के बदले हम आपको शेयर्स देंगे। और ये जो शेयर्स है, तो ये जो शेयर जो पहले बार जब कंपनी कोई शेयर्स पब्लिक को या किसी को भी बाहर देती है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी और वो शेयर खरीदने वाला बंदा, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। तो क्या होगा, आगे ये बंदा पैसे दे देगा, ये कंपनी इसको शेयर्स दे देगी और ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अभी मान लीजिए एक बंदा है ये वाला, कि इस बंदे के पास प्राइमरी मार्केट में मिले हुए कुछ शेयर्स है। जैसे कि इसके पास मान लो 100 शेयर्स है और ये 100 शेयर्स को अभी इनको बेचना है। और ये वाले एक नया है कि जिनको उसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदी करने हैं या बाय करने हैं। तो जब इन दो लोगों के बीच जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। अभी इस कंडीशन में कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कंपनी ने एक बार ये शेयर्स बेच दिए, इस बंदे को दे दिए, तो उसके बाद ये बंदा आगे उसका क्या करता है ये कंपनी नहीं देखेगी। फिर ये मान लो इससे इसको ट्रांसफ़र होते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अभी जो हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं या काम करने का प्लान कर रहे हैं, वो सब क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। अभी जैसे हमने
डिस्कस किया कि एक कंपनी को इनिशियल आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर कैसे लाने के लिए उसके क्या पर्याय है या कैसे वो आते हैं। वैसे ही सेकेंडरी मार्केट में जो हमारे पास स्टॉक की खरीदी करनी है, स्टॉक को बेचना है, तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है ये थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ शेयर्स अवेलेबल है। अभी ये कंपनी के द्वारा मिले हुए भी हो सकते हैं या सेकेंडरी मार्केट के द्वारा इनके पास अवेलेबल है, कैसे भी हो सकते हैं। इनके पास कुछ शेयर्स है और उसी समय कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको उसी कंपनी के शेयर्स लेने की इच्छा है, उनके पर्सनल कोई भी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे दो लोगों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। एक जिनके पास शेयर्स है और वो शेयर्स वो देना चाहते हैं, वो सेल करना चाहते हैं, और उसी समय कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये शेयर्स खरीदी करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं। इस कंडीशन पे हमारा आता है ब्रोकर। ब्रोकर माने जैसे अपने को जो हम खुद डायरेक्ट जाके किसी को भी जो शेयर्स है उसको बाय या सेल्स नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है कि अपने जो शेयर्स है या अपना जो ऑर्डर है जो भी हो वो अपने को प्लेस करना होता है। वो जाएगा ब्रोकर के टर्मिनल पर। तो ये ब्रोकर के टर्मिनल पे हम अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। इस साइड में इन लोगों ने सेल का ऑर्डर प्लेस किया और इस साइड में इन लोगों ने बाय का ऑर्डर प्लेस किया, इन दोनों ब्रोकर के टर्मिनल पे। अभी ये ब्रोकर अलग अलग कंपनी के भी हो सकते हैं, एक कंपनी का भी हो सकता है। मान लीजिए ये अपस्टॉक का ब्रोकर है और ये जीरोधा का ब्रोकर है, तो इन दोनों में भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, या फिर ये जीरोधा का ब्रोकर हो सकता है और या ये भी जीरोधा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये जो सेल्स कर रहे हैं वो अपने जो शेयर्स है वो किनको बेच रहे हैं ये मालूम नहीं चलता इनको, या ये जो स्टॉक बाय कर रहे हैं ये किनसे बाय कर रहे हैं ये भी इनको मालूम नहीं चलता। इनके पास सिर्फ एक वाला बंदा है ब्रोकर, कि ये ब्रोकर को बोल रहे हैं कि आपने को बाय करना है और इनको मालूम है कि ब्रोकर के द्वारा इनके सेल करना है। जब ये ऑर्डर बाय और सेल का ब्रोकर के पास जाएगा तो ये ब्रोकर अपना सेल का ऑर्डर और ये ब्रोकर अपना बाय का ऑर्डर डालेगा किसको? एक्सचेंज को। एक्सचेंज माने जहाँ पे ये स्टॉक्स या शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। और मान लीजिए इन दोनों में जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा कि जब सेल वाला और बाय वाला एक सर्टन अमाउंट पे बाय और सेल करने को जब राजी हो जाते हैं। मान लो ये सेल करने वाला जो बंदा है उसने बोला कि एक स्टॉक या एक शेयर्स मैं 100 रुपये में बेचना चाहता हूँ, और उसी समय ये बायर्स वाला जो बंदा होगा उसने बोला कि मैं 100 में नहीं लूँगा, मैं 95 में लूँगा। तो उस कंडीशन में ऑर्डर तो चला गया एक्सचेंज में, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप बहुत है, और जब तक वो गैप 0-0 मैच नहीं होगा तब तक ये एक्सचेंज में उसका ट्रेडिंग होगा नहीं। और जब किसी भी कारणवश इन्होंने अपना रेट कम कर दिया या बायर ने अपना बाइंग प्राइस बढ़ा दी, तो वो जब मैच होगा फिर क्या होगा कि एक्सचेंज क्या करेगा, इन दोनों को ट्रेडिंग हो जाएगा इन दोनों का, और इन बायर्स का पैसा ब्रोकर के थ्रू इस शेयर होल्डर के पास चला जाएगा, या मतलब इस ब्रोकर के खाते में चला जाएगा, और इनके पास जो शेयर्स है वो शेयर्स
इस ब्रोकर के थ्रू, इस एक्सचेंज के थ्रू, इस ब्रोकर के द्वारा इनके पास चले जाएंगे। और ये जो साइकिल है, ये साइकिल क्या होती है, अपने सेकेंडरी मार्केट में काम होता है ये। अभी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कैसा काम करता है, ये मोटा मोटी तो समझ में आया। हाँ जी, हो गया। ओके, चलो ठीक है। अभी अपने को देखना है, जैसे अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट बैंक में। वैसे ही ट्रेडिंग करने के लिए अपने को 2 अकाउंट की ज़रूरत होती है, जिसमें एक होता है डीमैट अकाउंट और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम किसी भी ब्रोकर के द्वारा या किसी भी फुल सर्विस ब्रोकर के द्वारा, अभी ब्रोकर के भी 2 पार्ट होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो हम जब अकाउंट शेयर मार्केट के लिए अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें अपने को 2 अकाउंट मिलते हैं। एक होता है डीमैट अकाउंट और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। मान लीजिए अगर कोई ट्रेडर है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है या कुछ शेयर्स लेना चाहता है, तब क्या होता है कि उसका बैंक अकाउंट उसके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होगा और उस ट्रेडिंग अकाउंट में वो स्टॉक मार्केट से शेयर्स को ले सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब आप उसमें बाय और सेल के ऑर्डर्स पंच कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इसके बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स। और ये अकाउंट बैंक के अकाउंट से अपने को लिंक होता है, ताकि पैसों जो है लेने के लिए या बेचने के बाद बैंक में आ सके या बैंक से निकल सके। तो स्टॉक मार्केट में जो अपने शेयर्स होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा अपने को मिलते हैं, और जो मिले हुए शेयर्स है उनको एक सही जगह पे रखने के लिए डीमैट अकाउंट होता है। अभी डीमैट का मतलब क्या है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। पहले क्या होता था कि जो भी शेयर्स है वो सभी शेयर्स हार्ड कॉपी में अपने को मिलते थे, मतलब कागज पे लिखे हुए होते थे जिनकी ट्रेडिंग होती थी, और वो पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे दिन चले जाते थे। तो फिर क्या हुआ कि सभी जो शेयर्स है वो कागज के बदले डिजिटल फॉर्म में मिलने चालू हो गए, और वो डिजिटल फॉर्म में मिलने वाले जो शेयर्स है वो शेयर्स को अपने एक डिजिटल अकाउंट में रखा जाता है, जिसको डीमटेरियलाइज अकाउंट बोलते हैं। तो मोटा मोटी अपने को यही जानना है कि अपने 2 अकाउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे हम बाय और सेल कर सके, ट्रेडिंग अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक होता है ताकि पैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए इन और आउट कर सके, और जो स्टॉक हम लेते हैं उनको रखने के लिए अपनों को एक डीमैट अकाउंट होता है। और ये ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट अपने ब्रोकर के यहाँ अवेलेबल होता है। जैसे कि मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ ब्रोकर होते हैं, तो कुछ फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर यानी ICICI, HDFC, जो भी बड़े बड़े अपने बैंक से या बड़ी बड़ी जो संस्थागत है जैसे कि शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, ये क्या है, फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस मतलब वो सभी चीज़ों को देते हैं। लेकिन कुछ डिस्काउंट ब्रोकर भी है। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब चुनिंदा अपने को सिर्फ बाय और सेल करना है, या कुछ समय ये क्या कहते हैं, अपने को डिस्काउंट देते हैं, जैसे जीरोडा हो गया, अपस्टॉक हो गया। तो ऐसे 2 प्रकार के ब्रोकर अपने पास अवेलेबल है, जहाँ पे हम जाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट
निकाल सकते हैं। इन दोनों के भी अपने अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं। अभी भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस जो हमने अभी बात की थी कि जो ब्रोकर द्वारा जो ऑर्डर जाएगा वो एक्सचेंज में चला जाएगा, तो भारत में कौन से इतने एक्सचेंजेस है जहाँ पे अपना ऑर्डर हम प्लेस करते हैं। तो उसमें एक पहला है बीएसई। बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना अपना इंडिया का है, जो 9 जुलाई 1875 साल में 75 को चालू हुआ था। और इसमें बहुत सारे स्टॉक जो है उनका बाय और सेल किया जाता है। उसके बाद दूसरा है एनएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी शुरुआत 1992 को हुई थी। और इन दोनों के अलावा एक तीसरा एक्सचेंज है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मतलब MCX। ये 2003 को चालू हुआ, और इस MCX के एक्सचेंज में हम कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, ट्रेडिंग होती है। यहाँ BSE और NSE में शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन MCX में कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हो गया, कुछ कॉटन, मसाले मतलब हल्दी, जीरा, ऐसे मसाले, तो इन सब की ट्रेडिंग MCX में की जाती है। अभी मार्केट टाइमिंग क्या होता है, वैसे मोटा मोटी अपना जो मार्केट है वो 9:15 से 3:30 बजे तक चालू होता है, जहाँ पे हम स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन 9 बजे अपना मार्केट चालू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्री ओपन सेशन। तो इस प्री ओपन सेशन में क्या होता है कि सुबह के 9 बजे ये चालू हो जाता है, और ये 9 बजे चालू होने के बाद 9 से 9:08 तक प्री ओपन सेशन रहता है। अभी प्री ओपन सेशन का मतलब क्या है कि आज मार्केट बंद होने के बाद, मान लीजिए 3:30 बजे मार्केट अपना आज बंद हो गया, तो 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद कुछ लोगों को लग सकता है कि कल मार्केट शुरू होने से पहले या शुरू होते ही मेरा स्टॉक को मैं सेल करना चाहता हूँ, या मैं कोई स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ। तो उनके जो ऑर्डर्स जाते हैं एक्सचेंजेस को, तो वो जो मार्केट बंद होने के बाद जो ऑर्डर उनको मिलते हैं, तो वो सारे मार्केट के ऑर्डर्स को क्या करते हैं, वो पहले हाथ में लेते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो उनको बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन में ऑर्डर को एंट्री या मॉडिफिकेशन ओपन। और ये 9 बज के चालू हो जाता है। 9:08 के बाद ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मार्केट 9:08 के बाद फिर मार्केट क्या होता है, अपने को किसी स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे जो हुए हैं वो अपने को पता चलता है, और 9:15 बजे अपना मार्केट पूरी तरह से सबके लिए ओपन हो जाता है। अभी BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है। अभी सेंसेक्स हम बोलते हैं, या सब लोग सेंसेक्स की भाषा बोलते हैं। सेंसेक्स का मतलब क्या है कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है, जिसमें भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल है। और इस 30 सबसे बड़ी कंपनियों के स्टॉक की जो या शेयर्स की जो प्राइस है, जो ऊपर नीचे होती है, उसके आधार पर सेंसेक्स की जो वैल्यू
बताई गई है, ये सूचकांक है, तो ये ऊपर नीचे होता है। वैसे ही NSE का निफ्टी 50 एक सूचकांक है, या उसको हम बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं। तो निफ्टी 50 में क्या है कि इसमें भारत के 50 सबसे बड़ी कंपनियां, जिसको हम लार्ज कैप बोलते हैं, वो कंपनियां शामिल है, और हर एक सेक्टर की कंपनियां उसमें शामिल है, और हर एक कंपनी का अलग अलग वेटेज भी उसमें है। तो ये 50 कंपनियां जब ऊपर नीचे उनकी प्राइस हो जाएगी, तो उसी के आधार पर ये निफ्टी का इंडेक्स या सूचकांक जो हम बोलते हैं वो ऊपर या नीचे चला जाएगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, जो जब चालू हुआ तब यहाँ पे था 1000 रुपये के ऊपर वो चालू हो गया, और अभी 2023 में वो अभी ये 19,700 800 19,600 पे अभी नवंबर में चालू है 2023 के। ये पुराना वाला ग्राफ है, इसके लिए वो 2022 तक वो 17,450 तक दिखा रहा है। तो ये निफ्टी 50 का अभी तक का जर्नी है। वैसे ही ये सेंसेक्स की जर्नी है। सेंसेक्स जब 1991 को कितने रुपए पे था और अभी वो कितने रुपए पे है, तो ये अपने को क्या दर्शाता है कि अपने भारत की ग्रोथ को ये दर्शाता है। भारत में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसका ये सूचकांक अपने को देता है। अभी एक वर्ड आया था इंडेक्स। अब एक 10 मिनट और है, 10 मिनट के बाद हम बंद कर देंगे। ओके, अभी एक वर्ड अब एक वर्ड आया, हमने देखा था सूचकांक या इंडेक्स। तो ये इंडेक्स का मतलब क्या है ये अभी देखेंगे। इंडेक्स का मतलब है कि भारत की जो सबसे बड़ी 50 या 3 कंपनियां हैं, उनका जो औसत है, औसत मतलब एवरेज है, उसी को ही इंडेक्स कहा जाता है। मतलब मान लीजिए निफ्टी 50 है और निफ्टी 50 में 50 कंपनियां काम कर रही है, तो इन 50 कंपनियों में हर अलग अलग सेक्टर, मतलब मान ये 10-12 सेक्टर है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसे हम FMCG बोलते हैं, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मेटल, ये सारे क्या है सेक्टर्स है। तो इस निफ्टी 50 के इंडेक्स में हर सेक्टर का कितना वेटेज है, मानो निफ्टी 50 की इसमें 36.8% फाइनेंशियल एंड सर्विसेज का सेक्टर का वेटेज है, जैसे कि बैंक हो गए, NBFC हो गए, या प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, इन सभी का कितना योगदान है, तो 36% उनका वेटेज है। उसके बाद ज़्यादा वेटेज किसका है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम IT बोलते हैं, तो ऐसे क्या होगा उनका ये वेटेज है। और इन जो 50 कंपनियां हैं, तो उन 50 कंपनियों में स्टॉक स्पेसिफिक कितना वेटेज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का इस निफ्टी 50 में 10% का 10.8% का वेटेज है, HDFC बैंक का 8% है, ICICI बैंक का 7.9% वेटेज है। तो स्टॉक स्पेसिफिक कितना परसेंटेज है और सेक्टर स्पेसिफिक कितना परसेंटेज है, ये अपने को पता चलेगा। अगर मान लीजिए किसी दिन फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में बहुत ज़ोरों से बाइंग आ जाती है या सेलिंग आ जाती है, तो क्या होगा कि इस सेक्टर का वेटेज ज़्यादा होने की वजह से निफ्टी 50 का इंडेक्स का जो पॉइंट्स हो गए या उसकी जो उस दिन का परफॉर्मेंस होगा वो डाउन साइड में चला जाएगा या अप साइड में ज़्यादा चला जाएगा। वैसे ही इन स्टॉक में भी होगा। अगर मान लीजिए टॉप के जो 4-5 कंपनियां हैं, उस कंपनियों में
किसी कारणवश ज़्यादा बाइंग या ज़्यादा सेलिंग आ गई तो क्या होगा कि उसमें इंडेक्स में बहुत भारी मात्रा में ऊपर या नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सभी स्टॉक, ये जो स्टॉक्स है इनकी वैल्यू उस दिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई नहीं, लेकिन सबसे कम वेटेज वाला जो स्टॉक है उसमें बहुत बड़ी गिरावट होती है या तेजी आती है, तो उस कंडीशन में निफ्टी 50 के इंडेक्स में ज़्यादा वो रिफ्लेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि उसका वेटेज कम है। तो यही कंसेप्ट है कि भारत के जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, इस इंडेक्स में कौन कौन से सेक्टर है, उनका वेटेज कितना है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनका वेटेज कितना है, और इस वेटेज के आधार पर ही इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट अपने को पता चल जाता है। अभी आपके लिए एक होमवर्क है कि जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो स्टॉक्स है और उनका वेटेज है, अभी ये जो वेटेज है मैंने पुराना निकाला हुआ है, ये 2022 का है, अभी 2023 चालू है, तो मे भी इसमें से कुछ स्टॉक के वेटेज चेंज हो गए होंगे, कुछ सेक्टर के वेटेज चेंज हो गए होंगे, तो ये आपको मालूम करना है और उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट मतलब स्टॉक मार्केट में काम करने वाले कौन कौन लोग होते हैं, तो उसमें एक पहला होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम FII बोलते हैं। फॉरेन का मतलब ही खुद बताता है, जो भारत के बाहर के जो लोग हैं और उन लोगों को भारत के अंदर जो बिजनेस है उनमें वो पैसा डालते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उन बिजनेसों में अपने भारत के अंदर, तो उन लोगों को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। अभी ये लोग भी हो सकते हैं, कोई संस्था भी हो सकती है, बाहर देशों की कोई बैंक भी हो सकती है, बाहर देशों की कोई सरकार भी हो सकती है। जो भारत के बाहर के लोग हैं वो जब भारत में इन्वेस्टमेंट करने की प्लान करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन लोगों को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। वैसे ही जो अपने भारत के अंदर के लोग हैं या बड़े वाले संस्था है, संस्था मतलब मान लीजिए LIC एक संस्था है जो लोगों से लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम कलेक्ट करती है, और कलेक्ट किए हुए प्रीमियम के जो पैसे हैं वो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है। कुछ बैंक्स हैं जो बैंक अपने एडिशनल जो पैसे होते हैं वो दूसरे कंपनी के बैंक में नहीं, दूसरे कंपनी के बिजनेस में लगाती है। तो ऐसी जो संस्थाएं होती है इनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है, मतलब भारत की ही कंपनी है जो भारत के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, इंश्योरेंस की कंपनियां हो गई या बड़ी और कंपनी। उसके साथ होता है HNI मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो लोग 2 लाख के ऊपर किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो उनको HNI कहते हैं। ये इंडिविजुअल लोग होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, तो ये वाले हो गए हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वाले। और उसके साथ साथ होते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन, मतलब क्या हुआ, सामान्य लोग जो 1 2 3 छोटे छोटे स्टॉक, छोटे छोटे शेयर्स की खरीदी करते रहते हैं या बाय या सेल करते रहते हैं। तो ये मेजर 4 पार्टिसिपेट है जो स्टॉक मार्केट में काम करते रहते हैं। और इनमें भी काम करने के 2 तरीके होते हैं,
इसमें एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब मान लीजिए वॉरेन बफेट सर है, जिनके पास बहुत सारे कंपनी के स्टॉक्स वो लेके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब उनका लॉन्ग टर्म का मतलब है जिंदगी भर के लिए। और उसी समय कुछ ट्रेडर्स भी होते हैं जैसे हर्षद मेहता, जो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए स्टॉक खरीद के रखते हैं या सेल करते हैं, बाद में खरीदते हैं, ऐसा करते रहते हैं। तो ऐसे शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में काम करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर। अभी इन दोनों का अपना अपना काम होता है अलग अलग। तो ये भी क्या है हम आगे आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम और थोड़ी मतलब ये जो अभी तक बताया है ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आमतौर पे हमें काम में ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन इसके आधार पे अगर हम काम करना चालू करेंगे तो अपने को सही रहेगा।